तो टाइप्स ऑफ साल्ट्स, जिसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स पढ़ रहे हैं, लवण के प्रकार। अब हम लवण के प्रकार में आपको बता चुके हैं कि लवण कई प्रकार के होते हैं। इसमें से मुख्य प्रकार जो लवण का होता है वो आपका सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, ये मुख्य रूप से 3 हैं। इसके बाद एक प्रकार आपका आता है द्विक लवण, जिसको हम डबल साल्ट कहते हैं। तो पहले इसके टर्म्स को हम समझ लें, पहले भी हम बता चुके हैं आपको। जो आपका सामान्य लवण होता है उस लवण की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो जलीय विलयन में टूट करके जो धनायन और ऋणायन देता है। ये तो लवण का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि लवण को आप अगर पहचान रखना चाहते हो कि ये लवण है या नहीं, तो उसको आप जल में घोल दो, वो अगर अपने धनायन और अपने ऋणायन में टूट जाता है तो वो लवण है। आगे चल करके हम ये बोल सकते हैं कि लवण को जल में घोलने के पश्चात जब वो अपने धनायन और ऋणायन में टूटता है तो उसके धनायन के धनावेश के कारण और उसके ऋणायन के ऋणावेश के कारण हम उस जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और कोई भी सेल या कोई भी बैटरी जब हम तैयार करते हैं तो हम जब धातु के इलेक्ट्रोड को जिस विलयन में डालकर विद्युत धारा का संचालन करते हैं उसको लवण विलयन कहते हैं। और वो लवण विलयन ही विद्युत धारा का संचालन करता है अपने धनायन और अपने ऋणायन की वजह से, जिसके कारण वह चालकता, कंडक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करता है। तो जो लवण होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो जल में जाने या टूटने के पश्चात वो धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं और इनके धनायन और ऋणायन विद्युत धारा का संचालन करते हैं। इसलिए समस्त सेल या समस्त बैटरियों में हम जिस द्रव को भरते हैं वो क्या होता है? लवण का जलीय विलयन होता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का जलीय विलयन, इसी तरह जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं ये सभी के सभी लवण हैं और इनका जलीय विलयन जो होता है वो धनायन और ऋणायन देता है। तो इस प्रकार लवण की तो जानकारी हमको हो चुकी रहती है। लवण के प्रकार के अंतर्गत अगर हम आते हैं तो ये पता चलता है कि ये लवण मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है आपको कि लवण के जो जनरल प्रकार होते हैं उसके आधार पर ये बताया जाता है कि लवण सामान्य लवण होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं, क्षारकीय लवण होते हैं। इस तरह से मुख्य 3 लवण ये। उसके पश्चात ये आपके द्विक लवण हैं जिसको हम डबल साल्ट कहते हैं। तो ये हम अध्ययन करा चुके हैं आपको कि ऐसे लवण जो आयनित होकर न तो धनायन देते हैं और ना ही ऋणायन देते हैं, ऐसे लवण जो आयनित होने के पश्चात H+ आयन का त्याग नहीं करते और ना ही OH नेगेटिव आयन का त्याग करते हैं, ऐसे लवण को हम सामान्य लवण या नॉर्मल साल्ट कहते हैं। इनके उदाहरण जैसे NaCl, KCl है। इनमें ना हम हाइड्रोजन देखते हैं और ना ही हम OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह देखते हैं। अम्लीय लवण ऐसे लवण जो अपने सूत्र में, अपने अणु सूत्र में हाइड्रोजन रखते हैं और वो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? अम्लीय लवण। ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन दोनों के अणु सूत्रों में ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों लवण हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और हाइड्रोजन आयन का त्याग करने का जो गुण होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय गुण कहते हैं। तो H+ आयन का जो त्याग करते हैं नियमतः, उन्हें तो अम्ल कहते हैं। तो ऐसे लवण जिनके अणुसूत्र में हाइड्रोजन उपस्थित होता है और वो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार क्षारीय लवण ऐसे लवण होते हैं जो अपने अणुसूत्र में OH रखते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और जब इसके ऊपर ऋणावेश आता है OH के तो उसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो इस प्रकार के लवण जब भी आयनित होते हैं वो आपके जलीय विलयन में
OH निगेटिव आयन का त्याग करते हैं, और जो पदार्थ OH निगेटिव आयन का त्याग करता है उसे तो हम क्षार कहते हैं। लेकिन अगर कोई लवण है और वो OH निगेटिव आयन का भी त्याग करता है अपने धनायन और ऋणायन के बनने के पश्चात, तो उसके अंतर्गत कुछ क्षारीय गुण भी आ जाता है। इसलिए ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण कहते हैं। तो इस प्रकार मुख्य लवण के 3 प्रकार हो गए थे, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी उदाहरण आता है लवण का, जिसे हम द्विक लवण कहते हैं या डबल साल्ट कहते हैं। इस डबल साल्ट की क्या विशेषता होती है? इसमें 2 लवण को मिश्रित किया जाता है, दोनों लवण को उनके जलीय विलयन में रखा जाता है, जलीय विलयन का फिर गर्म करते हैं, उसको वाष्पन किया जाता है। वाष्पन के पश्चात जब उसका संघनन किया जाता है, यानी पहले गर्म करके वाष्प अवस्था में ले जाते हैं, फिर उसे ठंडा करके द्रव अवस्था में लाते हैं, फिर उसे सुखाते हैं, और उसे जब हम ठोस के रूप में लाते हैं तो जो लवण बनता है उन दोनों लवण के मिश्रण से उसको कहते हैं हम क्या? द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? एक तरह से इसका नाम देखिए, कॉमन साल्ट के टर्म में तो है ही है, ये डबल साल्ट हो गया आपका। 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। 2 लवण लिया, उसे जल में डाला, उनका वाष्पन कराया, फिर संघनन करने के पश्चात जो भी लवण हमें मिलता है उसे हम द्विक लवण या डबल साल्ट कहते हैं। यानी 2-2 धातुएं, 2-2 धनायन इसमें आपको उपस्थित होंगे और मिलेंगे। इनमें दोनों लवणों का अनुपात निश्चित होता है, यानी दोनों लवण जो आपके होते हैं वो एक ही अनुपात में लिए जाते हैं, जैसे 1 संबंधे 1 के अनुपात में होते हैं। उदाहरण में आपका फिटकरी है, जिसको हम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O से व्यक्त करते हैं। इसमें एक लवण आपका K2SO4 होता है, एक लवण आपका Al2SO4 का थ्राइस होता है, और ये जो डॉट 24 H2O लिखा होता है इसको हम अंग्रेजी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या क्रिस्टलन जल के अणु कहते हैं। ये 24 अणु जल के इसमें संयुक्त होते हैं। ये पोटेशियम सल्फेट और ये एल्युमिनियम सल्फेट होता है। ये दोनों लवण हैं, दोनों लवण का मिश्रण है, इसलिए इसका नाम द्विक लवण होता है। इसी प्रकार आपका एक और है मोहर साल्ट, इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी 2 लवण है आपका, एक FeSO4 है जिसे आप अलग से फेरस सल्फेट कहते हैं, और एक NH4 ट्वाइस SO4 है जिसे आप अमोनियम सल्फेट कहते हैं। तो एक लवण ये, इसको क्रिस्टलन जल के साथ जब जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से आपका ये मोहर लवण बनता है। और इसमें भी 2-2 लवण है, एक FeSO4 है, एक NH4SO4 है, NH4 ट्वाइस SO4। तो इन दोनों को मिलाकर के हम इसका नाम भी देते हैं क्या? द्विक लवण होता है। तत्पश्चात एक नाम आता है आपका तीसरा, संकर लवण, जिसे हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के रूप में जानते हैं। इसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता होती है? सबसे बड़ा उदाहरण तो ये इसका होता है कि वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें हम संकर लवण कहते हैं। संकर लवण को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें संकर लवण कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका K4FeCN6 और CuNH3 4Cl2। मैं इसकी और भी विशेषता के बारे में आपको बताता हूं। तो इस तरह से द्विक लवण के बारे में जब हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि द्विक लवण होता क्या है। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। द्विक लवण का मतलब होता है 2 लवण के जलीय विलयन का मिश्रण। 2 लवण के जलीय विलयन का मिश्रण जो होता है वो आपका द्विक लवण कहलाता है।
यानी इसमें 2 लवण होना कंपलसरी है। अब जैसे मैंने कहा एक A ले लेते हैं और एक B लेते हैं, इससे जो हमने AB का निर्माण किया है तो ये आपका कौन सा लवण कहलाएगा, ये आपका द्विक लवण कहलाएगा। कैसे इसको हम द्विक लवण कह सकते हैं, अगर हम इसको बोलें कि ये आपका लवण फर्स्ट है और B आपका लवण सेकेंड है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 लवण का मिश्रण होगा वो द्विक लवण होगा। और ये द्विक लवण किसके अंतर्गत होगा, जल में जब आप इसका विलयन बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं द्विक लवण। द्विक लवण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसमें आपको 2 तरह के लवण लेने हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपका फिटकरी का, देखें तो इसमें पहला लवण जो आपका होगा वो ये है K2SO4 और इसका दूसरा लवण जो होगा वो क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको कहते हैं पोटेशियम सल्फेट और इसको कहते हैं Al2SO4 होल थ्राइस को एल्युमिनियम सल्फेट। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर धातुओं के आधार पर जो सल्फेट आयन है उनकी संख्या अलग अलग है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी अणुसूत्र अगर हम आप लिखते हैं तो उस अणुसूत्र में सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी होती है, संयोजकता की होती है। यानी जिस धातु या तत्व की जितनी संयोजकता होती है या जिस धातु के ऊपर जितने धनावेश उपस्थित होते हैं वह धातु उतने ही ऋणावेशित आयन के साथ संयोग करता है। जैसे आपका K2SO4 अगर है तो उस K2SO4 को हम बताते हैं आपको, अगर वो आयनित होता है तो ये जानना बहुत आवश्यक है, हम बार बार आपको ये पढ़ा चुके हैं, बता भी रहे हैं डेली कि ये देखिए 2K पॉजिटिव चार्ज प्लस एक अकेले SO4 आयन के ऊपर 2 ऋणावेश होता है। एक पोटेशियम के ऊपर 1 धनावेश है तो 2 पोटेशियम हो जाएंगे तो 2 धनावेश हो जाएंगे, तो इस सल्फेट के 2 ऋणावेश को वो निरस्त कर देते हैं, इसलिए सूत्र उदासीन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर K केवल लिखें, K2SO4 की जगह KSO4 लिखे होते तो ये सूत्र क्या होता, गलत होता, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ही K होता तो उस K के ऊपर 1 धनावेश होता जबकि सल्फेट के ऊपर 2 ऋणावेश होता। तो ओवरऑल अगर हम कुल आवेश को गिने तो 1 धनावेश से तो सल्फेट का 1 ऋणावेश कैंसिल हो जाता लेकिन सल्फेट का 1 ऋणावेश रह जाता, इसलिए ये अणु उदासीन नहीं होता। तो जिन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश की संख्या को सम्मिलित करने के पश्चात कुल आवेश अगर 0 आता है, यानी धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर होती है, तब वो आपका कुल आवेश 0 होगा। तब जाकर के आप स्पष्ट करें कि यह दिया गया अणुसूत्र सही है। अब हम अगर Al2SO4 होल थ्राइस का भी आयनन करके देखें तो आप ध्यान से देखें, ये रहा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम इसका आयनन करके देखें तो एल्युमिनियम है तो इसको हम बोलेंगे 2Al और इसके ऊपर हम देंगे 3 धनावेश। अब प्लस करके ध्यान से देखिएगा, SO4 का होल थ्राइस है तो 3 हो गया आपका सल्फेट ऋणावेश। अब इसको हम कैसे संतुलित किए हैं, अब जरा ध्यान से देखा जाए। ये अणुसूत्र आपको दिख रहा है तो ये उदासीन है। क्यों है, एक एल्युमिनियम के ऊपर अगर 3 धनावेश है, एक एल्युमिनियम पे 3 ही धनावेश है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 4 क्यों नहीं है, क्यों इस पे 3 ही धनावेश है। ठीक उसी तरह आप बोलेंगे जैसे K के ऊपर 1 धनावेश है वैसे एल्युमिनियम के ऊपर 3 धनावेश है। तो पूछा जाएगा ऐसा क्यों है, अरे भाई इसकी संयोजकता 1 होती है इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए इसके ऊपर 1 धनावेश है। इसकी संयोजकता 3 होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए इसके ऊपर 3 धनावेश है। एक एल्युमिनियम 3 धनावेश रखता है तो 2 एल्युमिनियम 6 धनावेश रखेगा, यानी इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +6 हो गया। हमें यहाँ से भी पता है एक सल्फेट के ऊपर अगर 2 ऋणावेश होता है तो यहाँ पर 3 सल्फेट है तो 6 ऋणावेश होता है। इसका मतलब हो गया कि ये 6 प्लस हो गया और इधर देखा जाए सल्फेट का तो ये -6 हो गया। तो टोटल अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये नेट रिजल्ट क्या है, 0।
और अगर धनावेश ऋणावेश की संख्या बराबर है तब आपका दिया गया अणु सूत्र सही है। यही सही तौर पर अणु सूत्र का लिखने का ज्ञान होता है। और जब तक हम इनके आयनों को न प्रदर्शित करें, उनके आवेशों की संख्या को न देखें, तब तक हम निश्चित न हो कि ये दिया गया सूत्र सही है अथवा गलत है। तो सब सारे सूत्र जो भी दिखते हैं, ये समस्त सूत्र आप एक ही आधार पर इनको सही और गलत बता सकते हैं, इनकी संयोजकता के आधार पे, प्रत्येक तत्व की संयोजकता के आधार पे जो उसमें उपस्थित है। अब वो संयोजकता इनकी धनात्मक संयोजकता यानी प्लस के रूप में और ऋणात्मक संयोजकता यानी माइनस के रूप में होती है। और जब धन ऋण की संख्या शून्य होती है तब दिया गया अणु सूत्र हमारा सही है। तो मैंने आपको बताया क्या कि ये जो आपका द्विक लवण होता है, ये दो लवण का मिश्रण होता है। जैसे फिटकरी में मैंने बताया, एक लवण क्या है K2SO4, दूसरा लवण आपका क्या है Al2SO4 थ्राइस, इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, इसे कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। इसके साथ क्रिस्टलन जल के 24 अणु होते हैं। दूसरा एक लवण आपका है मोहर लवण, इसमें भी दो प्रकार के लवण होते हैं, एक FeSO4 जिसे आप फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट कहते हैं, एक ध्यान से देखें NH4 ट्वाइस SO4 जिसे हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं। तो ये दो लवण, इसमें क्रिस्टलन जल के 6 अणु भी होते हैं, 7 अणु भी होते हैं। जैसी इनकी संख्या हो जल को संतुलित करने के लिए, उसके आधार पर इसमें क्रिस्टलन जल के अणु लिए जाते हैं और ये ठोस के रूप में ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको दो प्रकार के द्विक लवण बता दिए, फिटकरी और मोहर लवण। इनके फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा। कैसे कि फिटकरी, जिसको हम अंग्रेजी में एलम कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O इनका अणु सूत्र होता है। और जो आपका मोहर साल्ट होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O, ये मोहर लवण का होता है। ये दोनों ही लवण बहुत ही उपयोगी होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। इनके अतिरिक्त अब हम आपको बताने जा रहे हैं मिश्रित लवण किसे कहते हैं। और मिश्रित लवण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लवण होता है। हमारी प्रयोगशाला में मिश्रित लवण का सबसे बड़ा उपयोग होता है। मिश्रित लवण क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके समझिएगा। इन लोगों से थोड़ा सा वो अतिरिक्त है, डिफरेंट है। तो मिश्रित लवण का सबसे पहला टर्म क्या होता है, इसमें एक ऐसी केंद्रीय धातु होती है जो धातु के रूप में भी होती है और वो आयन के रूप में भी होती। इस तरह से मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपका जो मिश्रित लवण होता है, जिसे हम मिक्स्ड साल्ट कहते हैं, इस आधार पर बता रहे हैं कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन तथा ऋणायन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। एक उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है, NaKSO4। अगर हम चाहते तो इस सूत्र को दो तरीके से लिख सकते थे। जब हम केवल सोडियम लिए होते तो ये Na2SO4 हो गया होता, या अगर केवल पोटेशियम लिए होते तो ये K2SO4 होता। अगर इनको हम इस तरह से लिखे होते तो एक ही प्रकार का धनायन यहाँ पर आपको दिखता, क्या 2Na पॉजिटिव के रूप में, और यहाँ पर देखे होते तो आपको एक ही प्रकार का धनायन मिलता K+। तो ये जो सूत्र आप देते, इसका मुख्य सूत्र ये या ये, तो इसमें या तो आपको सिर्फ सोडियम धनायन मिलता और इसमें देखिए ध्यान से सिर्फ पोटेशियम धनायन आपको मिलता। तो इसका मतलब है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, क्या ध्यान दीजिए, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन, पहले तो ये ले लीजिए, एक से अधिक प्रकार के धनायन होते हैं तथा ऋणायन होते हैं, एक से अधिक प्रकार, उनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। तो अब हमारा जो मुख्य सूत्र है यहाँ पर NaKSO4, यहाँ लिखते हैं आपको NaKSO4। अगर हम इसको आयनित करें तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझोगे कि Na पे एक धनावेश हो गया प्लस K पे आपका एक धनावेश हो गया, अब प्लस जो सल्फेट आयन है इसके ऊपर ध्यान से देखें दो ऋणावेश हो गया। और हम यहाँ से अगर इनका डिवीजन कर दें
तो यहाँ पर प्लस कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 2 होंगे, एक सोडियम का धनावेश, एक पोटेशियम का। यहाँ सल्फेट पे क्या है, -2, और अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो नेट रिजल्ट आपका क्या होगा, 0। अब देखिए एक धनायन इसमें क्या है, सोडियम है, और एक धनायन क्या है, पोटेशियम है। इसका मतलब 2 प्रकार के धनायन हो गए। तो ऐसे लवण जिसमें या तो 2 धनायन होते हैं या 2 भिन्न प्रकार के ऋणायन होते हैं, उनको हम कहते हैं मिश्रित लवण। तो ये जो आपका उदाहरण आपने दिखाया यहाँ पर NaKSO4, इसमें देखिए 2 भिन्न प्रकार के क्या है धनायन, एक सोडियम है जिसपे धनावेश है, एक पोटेशियम है जिसपे धनावेश है, इसलिए 2 प्रकार के धनायन रखते हैं, इसलिए इनका नाम है मिश्रित लवण। अब यहाँ पर एक उदाहरण आप देखिए ध्यान से, CaOCl, ये भी Cl है, तो इस सूत्र को दिखाते हैं, CaOCl, अब बाहर भी Cl दिखाते हैं। अगर हम इसको अलग करते हैं तो Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी इसमें एक ही धनावेश है, और प्लस OCl एक साथ लिख के एक माइनस चार्ज दिखाते हैं, और ये देखिए Cl लिख करके एक चार्ज दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक ऋणायन हो गया OCl, और यहाँ पर एक ऋणायन हो गया Cl-। तो इस सूत्र में क्या है, कौन सा ऐसा आयन है, कौन सा ऐसा आवेश है जो 2 की संख्या में है, तो आप बोलेंगे ऋणावेश है। यानी इसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ऋणायन हैं, और इस उदाहरण में जो हमने आपको दिखाया इसमें 2 भिन्न प्रकार के धनायन हैं। तो ऐसे लवण जिनके अणुसूत्र में या तो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के धनायन उपस्थित होते हैं या 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं, ऐसे लवण को हम कहते हैं क्या, मिश्रित लवण कहते हैं। ये आपके मिश्रित लवण का उदाहरण। तो हमने क्रमवार बहुत सारे लवण पढ़े। सामान्य लवण जो न H+ दे न OH- दे, अम्लीय लवण जो H+ विस्थापित कर सकते हैं, क्षारीय लवण जो अपने अणुसूत्र में OH रखते हैं और OH का विस्थापन करते हैं, द्विक लवण 2 लवण को जल में घोलकर उनका वाष्पन करने के पश्चात उनका जब संघनन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो जो लवण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं द्विक लवण, जैसे फिटकरी और मोहर लवण के बारे में बताया। तत्पश्चात आपका आता है मिश्रित लवण, ऐसे लवण जिनके अणुसूत्र में या तो 2 धनायन उपस्थित होते हैं या तो 2 ऋणायन उपस्थित होते हैं, ऐसे लवण को कहते हैं मिश्रित लवण। यहाँ पर देखते हैं संकर लवण है आपका, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है। इवन समझ लीजिए ये एक ऐसा साल्ट है जो अपनी एक अलग केमिस्ट्री, अपनी एक अलग दुनिया रखता है। इस साल्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। इस संकर लवण को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब एक और मैं आपको टर्म बता दूं, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कॉम्प्लेक्स साल्ट अगर लिखा है तो इसका एक सबसे अच्छा रूपांतरण आप कह सकते हो कि यह जो होते हैं वो जटिल लवण होते हैं। जटिल का मतलब आप भी समझते हैं, बहुत ही रेयर, बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इनका स्थायित्व भी बहुत अलग होता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको संकर लवण को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक लाइन आपको ये याद रखना होगा कि ऐसे दिखाते हैं संकर लवण के बारे में। ये जो मैं आपको अपना पर्सनल थॉट्स दे रहा हूँ, इनके अणुसूत्र में बड़े कोष्ठक जिसको आप कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। यानी कोई भी अगर आपने सूत्र देखा हो और उस सूत्र में आपको क्या दिख रहा हो, ये रहा आपका स्क्वायर ब्रैकेट CuNH3 और बाहर हो गया आपका Cl2। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी एक बड़ा कोष्ठक है, यहाँ पर भी एक बड़ा कोष्ठक है। तो सबसे पहली पहचान तो इनकी यही है कि इनके अणुसूत्र में बड़े कोष्ठक का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी और उदाहरण पढ़े हुए हैं, यहाँ जरा ये देखिए, ये बड़ा कोष्ठक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने तरीके से इनको कोष्ठक में रखा है। अगर आप यहाँ पे कोष्ठक नहीं भी दिखाते तो भी कोई बात नहीं, ये कोष्ठक का प्रयोग नहीं भी करें तो ओपन फार्मूला आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर जितने भी उदाहरण हम लोगों को साल्ट के दिख रहे हैं, इसमें से किसी भी साल्ट में आप देखिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया गया। तो बड़े कोष्ठक का प्रयोग यानी जो किया जा रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट का, ये सिर्फ किस साल्ट में किया जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, या इसको आप बोल सकते हैं संकर लवण के रूप में किया जाता है। अब मैं आगे की बात आपको बताता हूं कि इनकी क्या विशेषता होती। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पोटेशियम है ये भी एक धातु है, और ये जो आपका आयरन है ये भी एक धातु है, ये भी धातु है। यहां पर आप ध्यान से देखें ये कॉपर आपकी धातु है। तो लवण कोई भी हो उसमें एक धातु का होना तो आवश्यक है, ये भी आप अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। लवण कोई भी हो उसमें एक धातु होती है। कैसे, हम सारे लवण के उदाहरण देखें हमको स्पष्ट हो जाएगा। NaCl में देखिए धातु Na है, KNO3 में K है, इसमें सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, लेड है, ये सभी धातुएं हैं। यहाँ आते हैं पोटेशियम आपका धातु है, एल्युमिनियम आपका धातु है, आयरन भी धातु है, इस तरह का टर्म। तो धातु जहां भी उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं ये लवण का पार्ट हो सकता है। इस तरह से आपका जो ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ही इनकी मेन पहचान होती है आपके संकर लवण की। और ये बात मैंने लिखी है कि इनके अणुसूत्र में बड़े कोष्ठक का प्रयोग होता है, इनको हम जटिल लवण कहते हैं। अब इसमें ध्यान से देखें, इस धातु को जो यहाँ पर K4 दिख रहा है अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस Fe धातु का होना आवश्यक है। बिना Fe के ये सूत्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो Fe है वो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केंद्रीय धातु परमाणु, उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर लवण बनता है, इस संकर लवण में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी केंद्रीय धातु परमाणु से इनके साथ वाले जो उदासीन अणु होते हैं या जो आयनिक अणु होते हैं वो तीर द्वारा, तीर को हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध यानी उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इस यौगिक से हम पोटेशियम को हटा देते हैं, इस यौगिक से हम पोटेशियम को अगर हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? FeCN6 बचेगा। तो हम इसको दो हिस्से में भी बांट सकते हैं, और इसका अगर हमें दो हिस्से में दिखाना हो तो हमारा उदाहरण होगा 4K पॉजिटिव प्लस, ध्यान से देखेंगे अब आप, हम दो हिस्से में दिखाते हैं इसको, FeCN6 ब्रैकेट बंद -4 करके दिखाते हैं। आप देखिए हमने अपने इस यौगिक को आयन के रूप में दिखाया। तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में क्यों दिखाया, धनायन ऋणायन के रूप में? क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो बड़ा वाला कोष्ठक है इसके अंतर्गत भी एक धातु का होना आवश्यक है। इस सूत्र में देखिए तो वो धातु हो गई कॉपर, और इस सूत्र में देखिए तो वो धातु हो गई आपकी आयरन। यहाँ पोटेशियम ने साथ छोड़ दिया, यहाँ पोटेशियम अलग हो गए, यानी पोटेशियम का इस सूत्र में कोई भरोसा नहीं है, वो रह भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तब भी आपके यौगिक का अस्तित्व बना रहेगा। इस पोटेशियम के जाने के पश्चात भी हम इस यौगिक को संकर लवण के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर गलती से ये इसका केंद्रीय धातु कॉपर या इसका केंद्रीय धातु आयरन यहाँ से चला गया तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसे हम कॉम्प्लेक्स साल्ट नहीं कहते। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट होने के लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या थी? पहली बात थी एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक धातु होनी चाहिए और उस धातु के साथ जुड़े हुए उसके उदासीन अणु या उसके आयन होने चाहिए, और ये उदासीन अणु या आयन इस केंद्रीय धातु के साथ, ये ध्यान से देखें, हमने कहा एरो लाइक बॉन्ड जिसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, उसके द्वारा जुड़े होते हैं। और इसमें एक सबसे विशेष बात और क्या होती है ये हम आपको बताते हैं,
और सबसे विशेष बात आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो होता है कि जो तीर जो हमने अभी एरो बनाया, एक एरो बना के हम दिखाते हैं लाइक दिस, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। उप सह संयोजी बंध कहते हैं, ये क्लास 9th में भी था टर्म। अब इसमें यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाया जाता है। सपोज करें ये A है और ये B है। आपका A डोनर यानी दाता का काम करेगा और आपका B एक्सेप्टर यानी ग्राही का काम करेगा। तो यहां पर जो तीर दिखाया गया है वो तीर आपका क्या है, उपसह संयोजी बंध है। बंध वो माध्यम होता है जो दो परमाणुओं को, दो अणुओं को, दो आयनों को, दो धातुओं को आपस में जोड़ता है और एक यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ AB एक यौगिक बन रहा है जिसमें A और B का सहयोग है, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम A करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम B करता है। A को दाता कहते हैं, B को ग्राही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म माने एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन A B को दे रहा है और कौन सा बंध बनाएगा, उपसह संयोजी बंध बनाता। ठीक इसी प्रकार हमारे इस संकर लवण के अंतर्गत भी उपसह संयोजी बंध बनता है। वो उपसह संयोजी बंध किसके बीच में बनता है, जरा देखिएगा। उपसह संयोजी बंध जो होता है वो धातु आयन प्लस करके उदासीन या ऋणायन के मध्य में ये बंध बनता है। ये धातु आयन और उदासीन या ऋणायन के मध्य में ये बनता है। जो आपका पहला उदाहरण ध्यान से देखिएगा, K4 FeCN6 था, आगे और एक्सप्लेन करेंगे। जब ये टूट करके 4K पॉजिटिव प्लस ब्रैकेट में FeCN6-4 दिया था, तो यहाँ पर वो उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि ये K तो आपका अलग हो गया, इससे तो अब बंध से कुछ लेना देना नहीं। अब यहाँ पर जो Fe है इसके और CN को हम साइनाइड आयन कहते हैं, साइनाइड आयन कहते हैं। इनके बीच में वो बंध बनेगा। कैसे बनेगा ये दिखाते हैं कि ये जो साइनाइड है इस तरफ से इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से Fe को दिया जाएगा। इधर से भी कोई साइनाइड होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो Fe को दिया जाएगा। यहाँ पर साइनाइड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो Fe को मिलेंगे। यहाँ पर जो साइनाइड है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो Fe को मिलेगा। कुल कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। तो 6 दिशा से आप साइनाइड के इलेक्ट्रॉन को Fe को दिखा सकते हो लाइक दिस। इस तरह से आपका ये मुख्य यौगिक बनता है। जितने दाता केंद्र हैं, जितने साइनाइड यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रत्येक साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपके Fe को देंगे और उप के साथ देखिए ये तीर वाला बंध जो बनता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, उपसह संयोजी बंध कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो आपका दूसरा उदाहरण है यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं। पहले हम इसका आयनन कर लें। जो आपका उदाहरण है उसके आधार पे हम इसको दिखाते हैं। इसका वास्तविक जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बताया कि CuNH3 और ये बाहर Cl2 होता है। अगर इसका आयनन हो जाए तो क्या बनेगा ये पहले बताऊं आपको। CuNH3 के ऊपर 2 धनावेश आएगा प्लस करके 2 Cl ऋणावेश यहाँ से बाहर। जैसे ये पोटेशियम साथ छोड़ करके आपके यौगिक का चले जाते हैं धनायन, उसी तरह ये ऋणायन भी इनका साथ छोड़ के चला जाता है। तो मैंने क्या आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, क्या नहीं जाता। ऐसे लवण जब जल में घोले जाते हैं तो उनके पास अगर ऋणायन होते हैं ये, या उनके पास धनायन होते हैं यानी ये जल में घुलकर अलग हो जाते हैं और उनके बाकी यौगिकों या आयनों को छोड़ जाते हैं।
तो आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट की सबसे विशेषता क्या है कि आपने दो चीजों को पढ़ा। एक तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे आपने अभी कोष्ठक का नाम दिया था, ये आपका बना रहेगा। उस कोष्ठक के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु रहती है, उसी धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है और तब जाकर के इस तरह के आयन का अस्तित्व बना रहता है। इसके उदाहरण को हम और भी क्लियर करते हैं अगले स्क्रीन के टर्म में। आपको देखिए, आपको मिलेगा, हम इसको विस्तृत रूप से दिखाते हैं। ये रहा आपका सबसे स्पेशल केस, और इस तरह से आप अपने जटिल यौगिक को देखते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर दिस कंपाउंड। ये देखिए आपका जो मैंने अभी बताया K4FeCN6 नाम अगर इसका है लेना है तो आपको थोड़े बड़े क्लास में आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इसका नाम बताते हैं। इसको कहते हैं पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा मतलब होता है 6, साइनोफेरेट। इस लवण का नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, जो टूटने के पश्चात अपने धनायन और ऋणायन में जाता है। मैंने कहा ये सूत्र सही है अथवा गलत, तो आपका आंसर होगा अगर धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर हो या धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर है तो ये सूत्र सही था। तो देखिए, एक पोटेशियम पे अगर एक धनावेश है तो 4 पोटेशियम पे 4 धनावेश है, तो यहाँ पर -4 है। इसका मतलब धन और ऋण की संख्या समान है, इसलिए ये सूत्र सही है। फिर मैंने कहा ये पोटेशियम जो धनायन है, ये इस यौगिक को जब हमने जल में घोला या उच्च ताप पे गर्म किया तो इस धनायन का कोई भरोसा नहीं था, इसने छोड़ दिया साथ। तो जो मुख्य रूप से बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है? वो मुख्य रूप से बचा हुआ हिस्सा इसका ऋणायन वाला भाग है, जिसको आपने क्या बोला? FeCN6-4। और अभी कुछ देर पहले मैंने इसको आपको बताया था। इसमें आप ध्यान दीजिए टोटल क्या है FeCN, इस केस को हम बताते हैं आपको। इसमें आपके पास एक Fe है और उसके पास 6 साइनाइड है। अब मैं Fe के चार्ज को बता रहा हूं कि यहाँ पर इस पे 2 धनावेश होगा और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो कुल कैसे चार्ज की बात, ये 2 धनावेश यहाँ देख लीजिए और यहाँ पर देखिए 4 धनावेश, तो कुल मिला के 6 धनावेश। अगर एक साइनाइड पे एक ऋणावेश है तो 6 साइनाइड पे 6 ऋणावेश, इसका मतलब है कि ये सूत्र सही है। फिलहाल हम कहना चाह रहे हैं कि जो बचा हुआ हिस्सा है पोटेशियम के जाने के बाद वो ये बचता है, Fe 1 है और साइनाइड 6 है। प्रत्येक साइनाइड के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसी वजह से ये किसका काम करेगा? दाता का काम करेगा। और जो आपका Fe है वो किसका काम करेगा? ये ग्राही का काम करेगा। ये देखिए उपसहसंयोजी बंध। एक साइनाइड अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो 6 साइनाइड है, 1 2 3 4 5 6। और ये जो आपने एरो दिखाया है यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये प्रत्येक साइनाइड अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो Fe को देते हैं और उसके साथ ये जो तीर वाला बंध बनता है यहाँ पर मैंने दिखाया है, इसे उपसहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपका जो लवण है जिसको आपने कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला, इसी का एक दूसरा उदाहरण जो था आपके कॉपर वाला, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं इस तरह से ताकि आपको और आसान लगेगा। ये देखिए एक उदाहरण था आपका CuNH3 बाहर Cl2। पहले हम लोग इसका आयनन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा CuNH3 के ऊपर 2 धनावेश प्लस 2Cl-। तो जब 2Cl- हो, अब ये तो बाहर चले गए, जैसे इनके पोटेशियम बाहर चले गए, तो अब बचा क्या है आपका ये यौगिक। तो हम चाहें तो इस तरह से इसका भी सूत्र दिखा सकते हैं। कैसे? कॉपर हो गया आपका 2 प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से 2 माइनस बाहर चला गया। यहाँ पे 4 माइनस क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ 4 प्लस बाहर चला गया था। तो अगर ये 2Cl- बाहर चला जाएगा तो कॉपर पे 2 प्लस होगा। अब आप चाहो 1 2 3 4 ऐसे सर्किल बना लो
और सर्किल में क्या लिख दो, अमोनिया NH3 NH3 और यहाँ पर भी आपका NH3, 4 हो गए। प्रत्येक नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाते हैं, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ। लीजिए इस तरह की संरचना बन गई। अब सेंटर में कौन हो गया आपका, कॉपर। अब एक अमोनिया यहाँ से अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को देगा, तो देखिए एक तीर वाला बंद, एक इधर से देगा तो एक तीर वाला बंद, एक इधर से दे रहा है तो एक तीर वाला बंद, और एक इधर से दे रहा है तो एक तीर वाला बंद। तो इसमें 4 उप सहसंयोजी बंध बने। ये 4 किसका काम कर रहे हैं, ये 4 आपके दाता का काम कर रहे हैं। तो ये Fe किसका काम कर रहा है, ग्राही है, और ये सारे लोग किसका काम कर रहे हैं, दाता का। दाता क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अग्राही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। इस तरह से लवण का जो केंद्रीय धातु होता है, अगर ये नहीं है तो ये सारे लोग किसको इलेक्ट्रॉन युग्म अपना देंगे, इसलिए ये अस्तित्व में नहीं रहता। तो इस तरह से हम जटिल यौगिकों का भी अध्ययन करते हैं, और ये लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट लवण होते हैं। इनकी पहली विशेषता क्या है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होना जरूरी है। दूसरी विशेषता क्या है, इनके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक धातु का होना आवश्यक है, प्लस दाता का होना आवश्यक है। तो इस सूत्र में देखिए धातु ये हो गई, दाता ये हो गए। इस सूत्र में धातु ये हो गई, दाता ये हो गए। यही नहीं, बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे Zn ले लीजिए, NH3 4 कर दीजिए, और बाहर आप SO4 ले लीजिए बहुत सारे यौगिक। जैसे आप इस तरह से प्लेटिनम ले लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या को हम 6 कर देते हैं, इस तरह से आपका यौगिक होता है। जैसे ये K4FeCN6 होता है, उसी तरह एक सूत्र इसी का और भी होता है, K3FeCN6 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हम अगर इस तरह का एक आयन समझ लें, एक लवण के बारे में समझ लें, तो यहाँ देखिए आपका एक लवण ये था, ये दूसरा लवण हो गया आपका, ये आपका तीसरा लवण हो गया, ये आपका चौथा लवण हो गया, ये आपका पांचवा। 10, 20, 50, 100, हजारों लवण इस तरह से होंगे, जिनको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। 2 बातें आप याद रखिएगा, इनमें स्क्वायर ब्रैकेट होना आवश्यक है। उस ब्रैकेट के भीतर धातु, यानी ये वाली धातु, ये वाली धातु, यानी इसमें जितने भी उदाहरण, ये जिंक धातु, यहाँ के लिए प्लेटिनम धातु, यहाँ के लिए Fe धातु, बिना इस धातु के ये जटिल यौगिक नहीं बन सकता। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी जाननी है, ये दाता और ग्राही वाला जो टर्म, ये सारे गोले जो ऊपर दिख रहे हैं, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये ग्राही होता है, इनके बहुत सारे कक्षक खाली होते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई करते हैं, और ये जो बंध तीर के रूप में बना है, यही इनको जोड़े रहता है, और इस बंध का नाम होता है उप सहसंयोजी बंध। इधर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इधर रहता है वो क्या था, दाता, और जो इधर रहता है वो क्या है, ग्राही। दाता मतलब देने वाला, अग्राही मतलब लेने वाला। इस तरह से हम टाइप्स ऑफ साल्ट कंप्लीट करते हैं।